हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 18th ऑफ नवंबर 2020। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे। दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग को इस सेशंस की पीडीएफ मिल जाए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। और जो मुझे आप लोग के साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए यहाँ पर कि अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे जितने भी डेली करंट अफेयर्स डिस्कस किए जाते हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनजर रखते हुए किए जाते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक रिलेटेड में प्रॉब्लम होती है, कोई भी चीज नहीं समझ में आती, तो आप कमेंट में हमें लिखकर बता सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट कर देते हैं आज का हमारा सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, आप लोग का पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है और क्वेश्चन पूछता है हाउ मेनी अमाउंट ऑफ मनी हैज बीन इम्पोज्ड एज पेनल्टी ऑन पीएनबी बाय आरबीआई। तो दोस्तों, यहाँ पर आरबीआई बैंक ने आरबीआई जो हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर पेनल्टी इम्पोज की है और क्वेश्चन ये पूछता है कि कितना अमाउंट यहाँ पर एज अ पेनल्टी इसके ऊपर इम्पोज किया गया है। ऑप्शंस है आप लोग के पास 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1 करोड़। तो दोस्तों, यहाँ पर आरबीआई ने क्या कर दिया है, पीएनबी के ऊपर इम्पोज कर दिया है 1 करोड़ रुपीस की पेनल्टी। ठीक है। अच्छा, उससे पहले हम लोग जो एडिशनल चीजें बातें यहाँ पर जानेंगे वो ये है, सबसे पहले बात करेंगे पीएनबी की दोस्तों। तो पीएनबी से अगर मैं आपको रिलेटेड चीजें बताऊं तो सबसे पहला तो इसको हेडक्वार्टर कहाँ पर आता है, तो इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर हो जाएगा, न्यू दिल्ली। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज के इसके एमडी सीईओ का क्या नाम होगा दोस्तों, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा जानने के लिए। तो इनका नाम है आप लोगों का एस मल्लिकार्जुन, राइट। आप लोगों को कुछ ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दोस्तों याद करके जाना होगा, एग्जाम में कुछ भी पूछकर बैठ सकता है। साथ ही साथ अगर बात कर लेते हैं पीएनबी कब फाउंड किया गया था, तो ये फाउंड किया गया था आपका 19 में 1894 में। ठीक है, 19 में 1894। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी होगी। लाहौर पंजाब में इसको क्या किया गया था दोस्तों, स्टैब्लिश किया गया था उस टाइम में। ठीक है, अब यही साथ बात कर लेते हैं हम लोग आरबीआई की। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को सबसे पहले बताऊं आरबीआई का एक्ट क्या है। तो आरबीआई का एक्ट है आपका आरबीआई एक्ट 1934। स्टेब्लिशमेंट डेट कौन सी हो जाएगी, तो 1 अप्रैल 1935 इसकी क्या हो जाएगी आप लोगों की स्टेब्लिशमेंट डेट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर इसका हो जाएगा आपका क्या, मुंबई। ये बात आप लोग ध्यान रखोगे। पहले कहाँ था, कैलकाटा में था, लेकिन 2 साल बाद ही इसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया, मुंबई परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया गया है। इसके जो गवर्नर है वो आपके कौन है, शक्तिकांता दास। ये बात आप लोग ध्यान रखोगे एक। और दूसरा इसका जो डेप्यूटी है, डेप्यूटी गवर्नर्स कौन कौन से हैं, तो ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताओगे कि 4 डेप्यूटी गवर्नर के नाम कौन कौन से हैं। ये आपके लिए एक टास्क रहेगा दोस्तों, जो आप लोगों को कंप्लीट करना है इन कमेंट सेक्शन, राइट। तो ये बात आप लोगों को इधर क्या करनी होगी। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी जो रिलेटेड पीएनबी और आरबीआई में हम लोगों ने बात की। अब हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से आरबीआई ने जो इम्पोज किया है पेनल्टी किसके ऊपर, पीएनबी के ऊपर, वो सारी डिटेलिंग हम लोग यहाँ पर लेंगे। स्टेट रन पंजाब नेशनल बैंक said the RBI has imposed a penalty of rupees 1 crore on it for the contravention of Payment and Settlements Act। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को ये बात मैं आप लोगों को बता दूं कि पेमेंट्स एंड सेटलमेंट्स एक्ट का जो रूल है उसको वायलेट करने की वजह से पीएनबी के ऊपर आरबीआई ने क्या किया है, इस पेनल्टी को इम्पोज किया है। बेसिकली दोस्तों, आरबीआई हैज ऑब्जर्व्ड दैट द बैंक वाज ऑपरेटिंग a bilateral ATM sharing arrangement with Druk PNB Bank Limited, Bhutan, international subsidiary of the bank since April 2010, without the prior approval or authorization from RBI। तो दोस्तों, यहाँ पर इसका मतलब देखो, मैं आप लोग को बताऊं, सबसे पहले तो हमें जानना होगा बायलैटरल एग्रीमेंट क्या होता है। ठीक है, तो बायलैटरल एग्रीमेंट या अरेंजमेंट बोलो, कुछ भी बोलो, वो होता है जब एक बैंक का एटीएम से आप दूसरे बैंक के एटीएम, मतलब जैसे सपोज अगर आपका बैंक का खाता एसबीआई में है
तो आप चाहो तो बीओबी के एटीएम से भी एसबीआई को क्या कर सकते हो, एसबीआई के ग्राहक होकर पैसा उससे निकाल सकते हो, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ये क्या है, बायलैटरल अरेंजमेंट है, बायलैटरल एटीएम अरेंजमेंट है। लेकिन ये किसी और इंटरनेशनल बैंक के साथ तभी हो सकता है जब आरबीआई इसका क्या देगा, आपको अनुमति देगा, इसका परमिशन देगा। तो ऐसे ही कुछ पीएनबी ने अपनी जो इंटरनेशनल ब्रांच है, कहां पर, भूटान में, उसके साथ बायलैटरल एग्रीमेंट कर रखा था, लेकिन उसका जो परमिशन है वो आरबीआई ने नहीं दिया था। मतलब आरबीआई से ये चीज बिना पूछे की गई थी, और आरबीआई से बिना पूछे आप किसी भी तरीके से कोई भी बैंकिंग एक्टिविटी इंडिया में परफॉर्म नहीं कर सकते। आपको हर चीज के लिए आरबीआई से पहले क्या लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज जब आरबीआई के नजर में आई तो आरबीआई ने ये देखा कि 2010 से पीएनबी ऐसा कर रहा है, और उसके ऊपर फिर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना क्या कर दिया गया, इम्पोज कर दिया गया दोस्तों, अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट्स एक्ट 2007। ये बात आप लोग को क्या करनी पड़ेगी, ध्यान रखनी पड़ेगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, आरबीआई इम्पोज ₹1 करोड़ पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ नेचर रेफर्ड टू सेक्शन 26 सबसेक्शन 6 of the Payments and Settlement Act 2007 PSS Act, राइट। तो PSS Act के यहाँ पर किसी रूल को वायलेशन करते हुए पीएनबी ने क्या किया था, एक्टिविटी परफॉर्म की थी ऑन द लैंड ऑफ इंडिया, और ये चीज आरबीआई कभी भी आप लोग का एंटरटेन नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बात आप लोग को इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है ये पढ़ लेते हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट हेडक्वार्टर्ड एट, तो यहाँ पर आप लोग को पूछा है दोस्तों कि ईडी का यहाँ पर आप लोग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये बात आप लोग को यहाँ पर क्या की गई है, पूछी गई है। तो ऑप्शन है आप लोग के पास बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद, न्यू दिल्ली। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज न्यू दिल्ली। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो ईडी के डायरेक्टर एसके मिश्रा का टेन्योर जो है दोस्तों वो एक्सटेंड कर दिया गया है बाय 1 ईयर, राइट। तो सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बता दूं कि ये ईडी होता क्या है। तो बेसिकली दोस्तों ईडी जो है उसको हम लोग बोल, एक सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। क्या है, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये है जिसके अंडर आपके 2 लॉ चलते हैं दोस्तों। एक आपका जो लॉ चलता है वो है पीएमएलए, और एक चलता है आपका फेमा, ठीक है। पीएमएलए की बात करेंगे तो पीएमएलए आपका मनी लॉन्ड्रिंग के लिए होता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है। और फेमा जो होता है वो होता है आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इन दोनों के अंडर क्या होता है दोस्तों, जितनी भी मनी लॉन्ड्रिंग की प्रॉब्लम होती है, या टेरर फाइनेंसिंग होती है, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है, हवाला की जो होती है, इलीगल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो होते हैं अक्रॉस द बॉर्डर, इन दोनों का एक्ट इसको क्या करता है, सुपरवाइज करता है। और इन दोनों को सुपरवाइज करने की जो एजेंसी है वो क्या है आपकी, ईडी। वो क्या है आपका, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। तो इसके जो डायरेक्टर है एसके मिश्रा, इसका टेन्योर क्या कर दिया, इनका टेन्योर 1 साल तक बढ़ा दिया गया दोस्तों। सिर्फ इतनी सी बात आप लोग को यहाँ पर जाननी होगी। ये बात आप लोग को मैंने बता दी कि ईडी क्या काम करता है। तो ये सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जिसके अंदर 2 लॉ चलते हैं, दैट इज पीएमएलए एंड फेमा, ठीक है। इतनी बात आप लोग को एग्जाम के लिए जरूर ध्यान रखनी है। तो एक्सटेंड जिनका हुआ उनका नाम आपका क्या है, उनका नाम है आपका संजय कुमार मिश्रा, ठीक है। संजय कुमार मिश्रा, इनका टेन्योर क्या कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया 1 ईयर से, ठीक है। 1 साल और अब इनका टेन्योर रहेगा। द यूनियन गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ ईडी डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा बाय ईयर आफ्टर मॉडिफाइंग हिज अपॉइंटमेंट ऑर्डर दैट वाज इशूड इन 2018, राइट। तो यहाँ पर आप लोग को ये बात इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। तो 2018, 2019 और 2020 ये 3 साल ये थे। अब 2020 में इनका क्या कर दिया, टेन्योर 1 साल और बढ़ा दिया गया है। तो ये 2021 तक क्या रहेंगे, डायरेक्टर रहेंगे किसके, आपके ईडी के, राइट। तो ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों से क्या पूछता है ये बात कर लेते हैं। Among the following, with who is about to begin his 7th term as the Chief Minister of Bihar? नीतीश कुमार, जितिन राम मांझी, रबरी देवी और मनोज सिन्हा। Here the correct option will be option number A, that is नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार दोस्तों 7वीं बार अब क्या बनने वाले हैं, आपके चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, ठीक है। ये बात आप लोग को इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। पढ़ लेते हैं हम लोग एक बार। नीतीश कुमार स्वॉन इज एज चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार फॉर द 7th टाइम। बिहार गवर्नर फागू चौहान administrated the oath of office and secrecy by Mr. Kumar at Raj Bhavan in Patna.
4 other ministers were also sworn in along with the Mr. Kumar. Out of them 7 are from BJP. Very very important. जो आप लोगों के 7 जो है वो बीजेपी से है, 5 जो है वो आपके जेडीयू मेंबर्स हैं, द 1 फ्रॉम द विकासशील इंसान पार्टी एंड हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, राइट। ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे, इंपॉर्टेंट रहेगी। जानने की बात ये सिर्फ है कि अभी जो रिसेंटली आपके चीफ मिनिस्टर बने हैं बिहार के 7वीं बार, वो कौन है आपके, नीतीश कुमार, ठीक है। ये बात आप लोग इधर ध्यान रखोगे। एक्स्ट्रा डिटेलिंग चाहिए तो आप लोग जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे हो आप इसको रीड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, इन विच स्टेट फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड लाइब्रेरी ऑन द ट्राम इज रिसेंटली लॉन्च्ड। कौन से ऐसे स्टेट में रिसेंटली ट्राम में दोस्तों आप लोग का लाइब्रेरी लॉन्च की गई है, असम, वेस्ट बंगाल, ओडिशा और बिहार। वैसे तो आप लोग को पता चल ही गया होगा कि ट्राम आपकी सिर्फ एक ही स्टेट में लोकेटेड है, दैट इज वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर आप लोगों की कौन हो जाएगी, तो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर यहाँ पर आपकी हो जाएगी कौन, ममता बनर्जी, राइट। तो ये बात आप लोग को इन एडिशनल क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। पढ़ लेते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा क्रक्स ले लेते हैं, उसके बाद में हम लोग और इसके एडिशनल इन्फो के बारे में बात करेंगे। चीफ मिनिस्टर के बारे में जैसे मैंने बताया आपको ममता बनर्जी, और गवर्नर आपके हो जाएंगे जगदीप धनखड़, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, द वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन WBTC and APJ Anand Children's Library launched the world first tram library for children in Kolkata on Children's Day. The tram would run the Shambazar, Esplanade and Esplanade Garyahat routes, spanning across the north and south Kolkata every day from morning to evening. The Oxford bookstore has curated the selection of books. ठीक है दोस्तों, तो करीब करीब 1000 बुक्स आप लोगों की यहाँ पर क्या की गई है, रखी गई है लाइब्रेरी में, और ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर्स ने क्या किया है, इसको क्यूरेटेड किया है। आप जैसे देख भी पा रहे हो दोस्तों पिक्चर में, ये ट्राम है और यहाँ पर अंदर में क्या होगा, आपका पूरा लाइब्रेरी बनाई हुई है जिसमें बच्चे क्या कर सकते हैं, बच्चों की बुक्स रखी हुई है। और ये जो ट्राम है ये आपका पूरा मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक चलेगी, साउथ और नॉर्थ कैलकाटा को ये क्या करेगा, पूरा कवर करेगा दोस्तों। तो दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव टेकन बाय द ममता गवर्नमेंट, द ममता बनर्जी गवर्नमेंट, राइट। तो ये बात ध्यान रखना। अब ट्राम क्या होता है, तो ट्राम जैसे कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे हो एक तरीके की रेल व्हीकल होती है जो रोड्स पे, पब्लिक स्ट्रीट्स पे क्या करती है, रन करती है दोस्तों। ये काफी पुरानी धरोहर भी है, ये बात भी आप लोग मान लो। और स्टेट में सिर्फ इंडिया में एक ऐसे ही स्टेट है वेस्ट बंगाल जहां पर आपको ये देखने को मिलेगी, राइट। तो ये बात आप लोग इधर ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नेशनल प्रेस डे हैज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया ऑन, आप लोगों को बताना है कब। तो नेशनल प्रेस डे आप लोगों का कब मनाया जाता है ये बताइए। आपके पास ऑप्शन है 13 नवंबर, 14 नवंबर, 15 नवंबर, 16 नवंबर। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 16th of November। पढ़ लेते हैं एक बार। नेशनल प्रेस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 16th of November. The day marks the presence of an independent and responsible press in India. The media is called the fourth pillar of democracy. It is said that journalists are the mirror of society which brings out the truth even in the adverse circumstances. दोस्तों इन दिनों 2020 में जो आप लोगों के इतने सारे किस्से हुए, बात करेंगे अगर सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस को लेकर, या फिर उनके जो सुसाइड केस किया था उसके ऊपर, उसके बाद जो आर रिपब्लिक के बारे में TRP केस चल रहा था वो, तो कहीं ना कहीं मीडिया आप लोग देख पा रहे हो कि मीडिया से ही हमें मालूम चलता है कि हमारे दुनिया में, हमारे देश में क्या चल रहा है, ठीक है। लॉकडाउन के समय हर कंट्री में कितना अफेक्टेड केसेस थे, एक्टिव केसेस थे, रिकवर केसेस थे, सब चीजें हमें कहाँ से मालूम चलेगी, ओनली एंड ओनली थ्रू मीडिया। तो मीडिया इज द मिरर, जो ये बात बोली है कि मिरर ऑफ द सोसाइटी, कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। कि किसी भी सिचुएशन में मीडिया हमें हर तरीके की क्या प्रोवाइड कराती है, आपकी फैक्ट प्रोवाइड करवाती है, हम लोगों को पिक्चर प्रोवाइड करवाती है कि आखिर देश दुनिया में चल क्या रहा है। दिस डे symbolizes the freedom of the press and its responsibilities towards the society. The Press Council of India started functioning on this day. Today, around 50 countries in the world have the Press Council or Media Council. The Press Council of India is an autonomous body to exercise authority even over the instruments of the state in its duty to safeguard the independence of the press. Right? The press plays a very, very vital or a major role according to the society. Right? तो ये बात आप लोग को इधर ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। हु इज द MD CEO ऑफ SBM बैंक। तो दोस्तों आप लोग को यहाँ पर बताना है कि कौन है आपके MD CEO किसके, SBM बैंक के। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है आयुष मेहरा, सिद्धार्थ रे,
Sujit Sinha, Shankar Prasad. Here the correct option will be option number B, that is Siddharth Ray. ठीक है, अगर मैं एसबीएम के बारे में बात करना चाहूँ तो सबसे पहले तो मेरे को एडिशनल इन्फो जो यहाँ पर आप लोगों को देनी चाहिए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है, मुंबई में। उसके बाद बात कर लेते हैं इसके एमडी सीईओ की। तो इसके एमडी सीईओ कौन हो जाएंगे? सिद्धार्थ रे। उसके बाद इसने कब सबसे पहले यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था इसका? तो ये हुई थी दोस्तों इस्टेब्लिश 1 दिसंबर 2018, राइट। उसके बाद इसकी टैगलाइन के बारे में हमें जरूर जान लेना चाहिए। टैगलाइन आपके क्वेश्चन जरूर देगी एग्जाम में। तो वी आर बैंकिंग कन्वीनियंट टू यू, राइट। तो ये इसकी क्या हो जाएगी? टैगलाइन हो जाएगी वी आर बैंकिंग कन्वीनियंट टू यू। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। चलो पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो एसबीआई बैंक इंडिया, द होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस, has partnered with fintech PayNearby to launch a neo banking platform. Both firms signed a memorandum of understanding to build an open banking network towards delivering basic banking solutions as well as advanced financial services to their customers. अब दोस्तों बात जानने की ये है कि ये नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म होता क्या है। What is this नियो बैंक? तो देखो दोस्तों, नियो बैंक बेसिकली क्या होता है, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। ये बेसिकली आपकी पूरी चलती है ऑनलाइन। क्या चलती है? ये आपकी पूरी चलती है ऑनलाइन। इसका कोई भी फिजिकल ब्रांच आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये क्या है आपका? पहली बात तो चीपर है। ठीक है, अब ऑनलाइन है तो फास्टर भी होगी, राइट। ये बात भी आप लोग को ध्यान रखनी है। और इसका कोई पूरा आपको सेटअप करने के लिए किसी भी एक्सपेंस करने की जरूरत नहीं है कि भैया मुझे बिल्डिंग बनानी है या मुझे टेबल चेयर खरीदनी, कंप्यूटर्स खरीदनी, नहीं। क्योंकि ये आपकी पूरी क्या होती है? ऑनलाइन होती है। तो इसमें जो एक्सपेंस होते हैं वो बिल्कुल जीरो होते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है। दूसरी बात ये कि ये इसको आप मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू भी क्या कर सकते हो? ऑपरेट कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही अच्छी सुविधा सारे कस्टमर्स को मिल जाती है। साथ ही साथ दोस्तों इन जो बैंक्स है, दीज आर ऑल्सो नोन एज ऑनलाइन बैंक। साथ ही साथ इनको इंटरनेट ओनली बैंक भी बोला जाता है। ठीक है, और इसको वर्चुअल बैंक भी बोलते हैं और डिजिटल बैंक भी बोलते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग इधर क्या करोगे? ध्यान रखोगे। जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैंने आपको यहाँ पर सब बता दिया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सौमित्र चैटर्जी बिलोंग्स टू विच फील्ड? Singer, producer, actor, athlete. Here the correct option will be option number C, that is actor. तो दोस्तों यहाँ पर वेतरन बंगाली एक्टर सौमित्र चैटर्जी का क्या हो चुका है दोस्तों? देहांत हो चुका है, इनका डिमाइस हो चुका है। ऑब्ituary एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो बेसिकली यहाँ पर द लेजेंडरी बंगाली एक्टर दादा साहेब फाल्के अवार्ड रिसिप्टेंट सौमित्र चैटर्जी passes away. He became famously known after his collaboration with Oscar-winning film director Satyajit Ray and whom he worked with 14 films. He had won a number of awards in the home and abroad. तो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही जाने मानी हस्ती बंगाली एक्टर जिनका नाम क्या है? सौमित्र चैटर्जी, इनका देहांत हो चुका है। ये बात आप लोग को इधर ध्यान रखनी है। ऑब्ituaries आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। रवि बिलाग्रे associated to which field? Journalist, writer, both A and B, none of the above. Here the correct option will be option number C, that is both A and B. मतलब इसका मतलब हो जाता है कि जर्नलिस्ट भी थे और आपके राइटर भी थे। तो पढ़ लेते हैं कि नोटेड जर्नलिस्ट एंड राइटर रवि बिलाग्रे passes away. तो ये 62 years के थे दोस्तों when he passes away early at his office on the premises of Hey Bangalore, a popular Kannada tabloid, a Bengaluru, due to massive heart attack, and though he was rushed to a private hospital, he breathed his last there. तो दोस्तों यहाँ पर इनको हार्ट अटैक हो गई, आपका जो कार्डियक अरेस्ट हुआ था और इनकी वजह से इनका क्या हो चुका है? डिमाइस हो चुका है, इनका देहांत हो चुका है। ठीक है, ये बात आप लोग को इधर क्या करनी होगी? ध्यान रखनी होगी। Knowing for the writing style, Bilgare was honored with many awards including the Karnataka Sahitya Academy Award, Kannada Rajyotsava Award and Karnataka Media Academy Award and many more. Right? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। Epilepsy is the chronic disease related to dash disorder. कौन सा ऐसा डिसऑर्डर की वजह से दोस्तों आपका एपिलेप्सी क्या होती है? जनरेट होती है डिजीज? हार्ट, स्टमक, लंग, ब्रेन। Here the correct option will be option number D, that is brain.
तो दोस्तों ये एक ब्रेन डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसकी, और ये जो नेशनल एपिलेसी डे है ये आपका नवंबर 17 को मनाया जाता है हर साल। तो पहले तो एपिलेसी होता क्या है ये पढ़ लेते हैं। तो एपिलेसी इज ए क्रॉनिक ब्रेन डिसऑर्डर, इट रिजल्ट इन recurrent fits and seizures, right? The seizures occurs due to sudden and excessive discharges occurring in brain cells and neurons. The disease can be diagnosed only after the person had at least one seizure, right? Mostly epilepsy occurs in patients who are age of 65 and in the children. तो मतलब दोस्तों यहाँ पर आपको इस बीमारी में क्या आएंगे, फिट्स आएंगे, मतलब बेहोशी जैसी हालत आपकी होगी, कभी होश में रहोगे कभी बेहोश, ऐसा टाइप का ये डिसऑर्डर है जो आपके ब्रेन में रहता है, ठीक है। इट्स अ ब्रेन डिसऑर्डर। इन लो इनकम एंड मिडिल इनकम कंट्रीज अर्ली death among people with epilepsy is higher than the that of the high income countries. Around 75% of the patient with epilepsy is the low income countries at the risk of premature death. This is mainly due to lack of anti-seizure medicines, right? तो ये बात आप लोग को इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग को ये पूछ लेगा कि नेशनल एपिलेसी डे आपका कब मनाया जाता है, तो वो आपका मनाया जाता है नवंबर 17, राइट? ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। द वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, विच बैंक हैव बीन पुट इन द रेड फ्लैग लिस्ट, अ सिस्टम यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को बताना है कि कौन सी ऐसी बैंक है जिनको रेड फ्लैग लिस्ट में क्या कर दिया गया है, अभी अभी डाला गया है। एचडीएफसी बैंक, इंडसलैंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बोथ ए एंड बी। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ ए एंड बी, मतलब एचडीएफसी बैंक भी होगा इसका आंसर और इंडसलैंड बैंक भी। तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में। उससे पहले जो मुझे आप लोगों को थोड़ा बहुत यहाँ पर बताना होगा दोस्तों वो ये है कि एचडीएफसी बैंक रिसेंटली अभी फर्स्ट नंबर पे चल रही है अपने इंडिया में, ठीक है। सेकंड पे आपकी चल रही है क्या, आईसीआईसीआई बैंक, और तीसरी आपकी चल रही है एसबीआई बैंक। इन तीनों को मिलाकर दोस्तों बोला जाता है क्या, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। अब किसी को नहीं पता है सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक क्या होता है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हैं, हम इसके ऊपर पूरी डिटेल आप लोग को दे देंगे, ठीक है। अभी इंडिया में जो 3 बैंक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट है वो आपकी क्या है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई एंड एसबीआई बैंक। Private sector lenders HDFC Bank and IndusInd Bank have been put in the so-called red flag list, a system used for monitoring foreign portfolio investor limits. A listed company enters the list when available leg room for overseas investment is less than 3% of the permissible limit, right? तो ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी बैंक आई है, तो इंडसलैंड बैंक एंड एचडीएफसी बैंक, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को आप लोग तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं जो आगे आने वाले हैं या फिर जो अभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उन्हें भी क्या हो सके, इन वीडियोस का फायदा हो सके। साथ ही साथ जो मुझे आप लोग को बताना चाहिए दोस्तों, एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो 13 तारीख को नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का 14 तारीख को खुल चुका है। तो आप लोग अगर अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत बनाना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए अविजन बैंक एसएससी एग्जाम्स के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।